वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप की आटम 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक से रिलेट करता है। और इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। तो क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 8 स्टेटमेंट्स हैं और फिर रिक्वायरमेंट ये है कि आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी उनके बारे में हमने रीज़न भी बतानी है लाजमी, और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं उनकी भी रीज़न या जो थोड़ा सा कोई रेफरेंस है वो भी साथ के साथ एडिशनली मेंशन करते हैं। तो 8 स्टेटमेंट्स हैं, मार्क्स 7 हैं, जो कि जिससे लग रहा है कि कोई 2 स्टेटमेंट्स ऐसी भी होंगी जिनके मार्क्स 1 से कम होंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में अगर आपने अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंटेन की हो तो कैपिटल मेंटेन कंसीडर होता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी तो जितने से इंक्रीज हुई होगी उसी हिसाब से उसके प्रॉफिट को मेजर किया जाएगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस profits will be overstated and asset will be understated when financial statements are prepared on the basis of historical cost। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने एसेट्स को पुरानी फिगर्स पे रिकॉर्ड किया हुआ होता है जब उन्हें लोअर प्राइस पे खरीदा होता है। तो इस वजह से हमारे जो एसेट हैं वो अब महंगाई की वजह से बढ़ चुके होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन वो पुरानी वैल्यू पर शो हो रहे होते हैं, इसलिए वो एसेट अंडरस्टेट हो रहे होते हैं। और क्योंकि एसेट कम वैल्यू पर शो कर रहे होते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में, तो जो उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर एक्सपेंस चार्ज हो रहा होता है वो भी कम चार्ज हो रहा होता है, और उसके अगेंस्ट इनकम इन्फ्लेशन के हिसाब से आज के टाइम की रिकग्नाइज हो रही होती है। तो उस वजह से हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा शो हो रहे होते हैं, ओवरस्टेट हो रहे होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीजेज इन एसेट और डिक्रीजेज इन लाइबिलिटीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। इसमें जो बात है ऑल वाली ये गलत हो जाती है, क्योंकि इसलिए हम इसको कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एक एक्सेप्शन मेंशन है इनकम की डेफिनेशन में कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी जो है वो उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आती है जैसे शेयर इशू करते हैं हम, तो उससे हमारे पास कैश भी इंक्रीज होता है यानी एसेट, और इक्विटी भी इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन वो बाय डेफिनेशन इनकम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फोर्थ स्टेटमेंट है to be a perfectly faithful representation, a depiction would have 3 characteristics. It would be complete, relevant and verifiable। इसमें relevant और verifiable वाली बात गलत है। जो प्रॉपर सेंटेंस है वो ये है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए इट शुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। जो रेलिवेंस और वेरीफाइबिलिटी हैं ये तो सेपरेट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का सब पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होगी। फिफ्थ पे चलते हैं। इन वैल्यू इन यूज मेथड एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम और सिमिलर एसेट करंटली। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो जो ये वैल्यू इन यूज की नहीं, ये करंट कॉस्ट की डिस्क्रिप्शन है। वैल्यू इन यूज की तो डेफिनेशन ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। ये जो स्टेटमेंट है कि जी आज एसेट खरीदें वैसा या सिमिलर तो कितने का मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट कहलाता है। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। 6 है कि करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू और एग्जिट वैल्यू। फेयर वैल्यू तो एग्जिट वैल्यू है, क्योंकि फेयर वैल्यू में तो हम कहते हैं कि जी द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव बाय सेलिंग एन एसेट, तो वो तो एग्जिट वैल्यू है कि एसेट हमारे पास से जा रहा होगा तो क्या वैल्यू होगी। करंट कॉस्ट जो है वो एग्जिट वैल्यू नहीं है, वो एंट्री वैल्यू है। क्योंकि करंट कॉस्ट में कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसा एसेट अगर आज हम खरीदें हमारे पास आए एंट्री हो उसकी, तो वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो फेयर वैल्यू की हद तक तो बात ठीक है कि वो एग्जिट वैल्यू है, लेकिन करंट कॉस्ट जो है वो एंट्री वैल्यू होती है, इसलिए ये हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। 7 है
रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट स्टेटस एंड पर्पस के जो पैराग्राफ 1.2 है उसके अंदर मेंशन है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स को ओवरराइड नहीं करता, विच मीन्स कि स्टैंडर्ड उसे ओवरराइड कर सकते हैं लेकिन वो उसको ओवरराइड नहीं करता। तो ये पैराग्राफ 1.2 के अंदर मेंशन है। लास्ट वन है कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी द मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग पावर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ये एज सच कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं, लेकिन स्टडी टेक्स्ट में इसका कॉन्टेक्स्ट मेंशन है, यही सेंटेंस मोर और लेस सिमिलर नेचर का। और वहाँ पर यह भी मेंशन है कि इन कंट्रास्ट जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है वो मोस्ट रेलिवेंट होगी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी लास्ट वन भी ट्रू हो जाएगी। तो बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स ट्रू थी और 4 फॉल्स थी, और जो फॉल्स थी उनकी हमने स्पेसिफिक रीज़न डिटेल में लिखी, और ट्रू के अंदर भी हमने जहां पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बनती थी उसको आपके साथ डिस्कस किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।